Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all on behalf of Gargi classes. So in this particular video, I'm going to discuss all about a very renowned or a particular poetry which is prescribed into the syllabus of UPSC mains English literature. तो वो जो पोइट्री है दैट इज म्यूजिस डे ब्यू आर्ट. जी हाँ, म्यूजिस डेज ब्यूक्स आर्ट भी बोल सकते हो उसको, बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन. डब्ल्यू एच ऑर्डन की बहुत ही अमेजिंग पोइट्री है विच ही रोट इन 1930 अप्रॉक्स. 1938 का पब्लिकेशन है. इस पर्टिकुलर पोइट्री में जो खास बात है वो ये है क्योंकि ये जो पोइट्री है that exactly represents the aftermaths consequences of World War First. जी हाँ, 1938. W.H. Auden was a kind of personality who confronted or who faced both the World War First and World War Second, and he was there in the Spanish Civil War. As an ambulance driver, he worked there, and finally he settled down in America as a professor. So there was a journey of W.H. Auden where he had been suffering through the consequences or the aftermath effect of World War First, World War Second, Spanish Civil War. चाइना में भी वो गए थे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर 6 months, जहाँ पे जर्मनी में, जापान में, चाइना में बहुत सारे इकोनॉमिकल और सोशल जो भी क्लैशेस थे, जो भी इश्यूज थे, वो उन्होंने फेस किए थे. एंड हम बोल सकते हैं उनका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था इन सारे वॉर्स और क्योर्स और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक और सोशल बैकड्रॉप चल रहा था, जो डिप्रेशन चल रहा था, उसको उन्होंने कन्फ्रंट किया है. म्यूजिस डेव्स ब्यूक्स आर्ट बेसिकली इज अ काइंड ऑफ पोइट्री जहाँ पे वो बेल्जियम में है और एक म्यूजियम को विजिट कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका एग्जैक्टली मतलब है द म्यूजियम ऑफ ब्यूटिफुल, द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स. जी हाँ. सो ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज है जिसको इन्होंने इंग्लिश में एक पोइट्री में डिपिक्ट किया है, जहाँ पे वो एक म्यूजियम को विजिट करते हैं, म्यूजियम को स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड क्रिस्टोफर ईशरवुड. उनके साथ वो उस म्यूजियम में जाते हैं और वहाँ पे वो 3 ऐसी पेंटिंग्स को देखते हैं जो उनकी लाइफ पे एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस डालती है. उनमें से एक 2 पोइट्रीज हैव बीन टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम बाइबल, बिब्लिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड द थर्ड वन जो पोइट्री है उसमें आपको ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर इकरस देखने को मिलेगा. राइट. सो विद दिस क्रिस्पी इंट्रोडक्शन और क्रिस्पी इंफॉर्मेशन, हियर आई एम मूविंग अहेड विद द पर्टिकुलर पोइट्री एंड द टेक्स्ट. और टेक्स्ट के साथ हम पोइट्री या पेंटिंग को भी हम देखेंगे. उन पेंटिंग के थ्रू आई विल बी डिस्क्राइबिंग यू कि क्या उस पेंटिंग में ऐसा है जिससे इन्फ्लुएंस होके W.H. ऑर्डन ने ये पर्टिकुलर पोइट्री लिखी है, एंड प्लस वो किस तरीके से उन पोइट्रीज, उन पेंटिंग्स को अपने कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी जो अफेयर्स हैं उनके साथ उसको कनेक्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो हियर वी हैव दस W.H. ऑर्डन. W.H. ऑर्डन की लाइफ के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा क्रिस्पी सा इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज एंड फ्रॉम व्हाट ही हैड बीन थ्रू. सो 1907 में ही वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क और वहीं पे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पले पड़े. कुछ टाइम बाद में ही शिफ्टेड टू ब्रिटेन में कुछ टाइम रहे थे, पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जब ब्रिटेन ने अपने पावर्स खो दिए थे, जब ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन कोलैप्स होने लग गई थी, देन ही वेंट टू जर्मनी इन 1928. ठीक है. और वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनरेस्ट थे उसको उन्होंने कन्फ्रंट किया था. 1937 में वो स्पेन गए थे और वहाँ पे एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर उन्होंने वर्क किया था ड्यूरिंग स्पेनिश सिविल वॉर. और 1938 की बात करें तो 1938 में कुछ टाइम उन्होंने चाइना में भी स्पेंड किया था, जहाँ पे शीनो जापानीज वॉर भी चल रहा था, अटेम्प्टिंग टू कंबाइन द रिपोर्टेज इन आर्ट. वहाँ पे गए थे इसलिए वो. 1945 की बात करें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद यूरोप में, he was in Germany with the US Strategic Bombing Survey, and there he's studying the effects of elite bombing on German morale. And there he had an experience that affected his post-war work as his visit to Spain and affected him earlier.
when he returned, he's again settled in America as a professor. In 1947, in 1946, actually, he became a naturalized citizen of the US. So finally, he settled down in US. राइट और इनकी वॉर से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं. सो देयर ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, he was there in World War II, he was there. China में he was there while there was a Sino-Japanese war was going on. Germany में जो economical social backdrops चल रहे थे, there he was. तो बहुत सारे उन्होंने psychological या mental traumas endure किए थे throughout his life. तो देख सकते हैं कि उनके work में वो चीज़ हमें दिखती है as it is. और शायद इसीलिए UPSC ने आपके syllabus में इस particular poetry को mention किया है, so that you would come to know all about the historical past. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट तो यहाँ पे आपने ये पिक्चर देख ली होगी. सो लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर पोइट्री जो कि हमारे पास है, म्यूजिस डेब्यू आर्ट. So this particular poetry was written in December 1938 while he was staying in Brussels, Belgium में थे, with his friend Christopher Isherwood. ये जो poem का title है that derives from the Muses Royaux des Beaux Arts de Belgique in Brussels. ये फ्रेंच टर्म है बेसिकली जो कि फेमस है फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ अर्ली नीदरलैंडिश पेंटिंग. सो देयर इज दिस म्यूजियम इन बेल्जियम में एक म्यूजियम है. वहाँ की जो पेंटिंग्स है दोज आर पर्टिकुलरली फ्रॉम दी पेंटर्स हु आर फ्रॉम नीदरलैंड. तो नीदरलैंडिश जो भी पेंटर्स हैं उनकी पर्टिकुलर पेंटिंग्स उस पर्टिकुलर म्यूजियम में देखने को मिलती है जहाँ पे पोइट विजिट करते हैं, WH ऑर्डन ईशरवुड के साथ विजिट करते हैं. अब जो WH ऑर्डन है वो विजिट करते हैं इस म्यूजियम को, एंड देयर ही वुड हैव सीन नंबर ऑफ वर्क्स बाय द ओल्ड मास्टर्स ऑफ हिज टाइम. और अपने ओल्ड मास्टर्स जो थे, उसके जो ओल्ड मास्टर्स थे, ओल्ड पेंटर्स थे, उनके वर्क्स, उनके टैलेंट, उनके आर्ट को वो कन्फ्रंट करते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, राइट और उसी का एक्सपीरियंस वो अपनी पोइट्री में डिपिक्ट करेंगे, उन पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. ये जो पर्टिकुलर पोइम है ये 23 लाइन्स की है ओनली, और अर्लियर इट वाज पब्लिश्ड विद द टाइटल पैलेस डेज ब्यूक्स आर्ट विच मीन्स पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स. पोइम का जो टाइटल है एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि लिया गया है फ्रॉम द रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ द बेल्जियम इन ब्रुसेल्स, जिसको मैंने फ्रेंच में अभी आपको ट्रांसलेट करके बताया था. ये जो म्यूजियम है डेफिनेटली इज फेमस फॉर द नीदरलैंडिश पेंटर्स, और ये मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए, राइट. और यहाँ पे वो अपने ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग्स को कन्फ्रंट करते हैं. अलग अलग पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स के अलग अलग नेम्स हैं. सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, बट इट्स फाइन, इट विल हेल्प यू आउट इन योर एनालिटिकल स्किल्स. एनालिटिकल जो भी कैलकुलेशन करोगे आप पोइट्री का, तो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा इन क्रिटिकल अप्रिशिएशन, right? So without taking more time, here I'm moving ahead with our poetry particular. So here you have your poetry, Muses Debut Art. About suffering, they were never wrong. The old masters, how well they understood its human position, how it takes place, while someone else is eating or opening a window or just walking duly along. How when the aged are reverently, patiently waiting for the miraculous birth. There always must be children who did not specially want it to happen, skating on a pond at the edge of the wood. So this is all about the very first painting. जो very first painting है आपकी, that is हम बोल सकते हैं the birth, something miraculous is going to happen here, and the name of the painting is Census at Bethlehem. Census at Bethlehem. आप इस पेंटिंग को यहाँ पे देख सकते हैं. नो, दिस इज नॉट, दिस वन इज द करेक्ट पोइट्री, करेक्ट पेंटिंग, जहाँ पे पोइट जो है आर्ट गैलरी में घूम रहे हैं और एकदम से इस पर्टिकुलर पेंटिंग को वो कन्फ्रंट करते हैं. अब इस पेंटिंग में क्या है? इस पेंटिंग में ये है कि जो ह्यूमन काइंड है, जो ह्यूमन काइंड्स हैं, देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अदर्स, उनका जो एटीट्यूड है औरों की सफरिंग के लिए वो कैसा है वो दिखाया गया है. यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक्सपेंड करते हैं अपने आइडिया को बाय अल्यूडिंग टू द सेंसस एट बैथलेहम, टू अल्यूडिंग दिस पर्टिकुलर पेंटिंग. आई मीन अब पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है ये फेमस रेनेसा आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है पीटर
Bruegel the elder. Peter Bruegel the elder, जी हाँ. And remarking that suffering occurs while people go about their everyday life. अब आपको यहाँ पे इस पेंटिंग में डे टू डे लाइफ का डिस्क्रिप्शन मिलेगा. डे टू डे लाइफ का डिस्क्रिप्शन इट मीन्स कुछ लोग, सम पीपल आर बिजी इन, मतलब दूसरों के घरों में झांकने में बिजी हैं, कुछ विंडोज ओपन करने में बिजी हैं, कुछ अपनी कार्ट्स को सही कर रहे हैं, कुछ हॉर्स राइड कर रहे हैं, बच्चे हैं जो इधर स्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड है, उधर स्केटिंग कर रहे हैं. दीज पीपल आर बिजी इन ईटिंग. कुछ लोग खाने पीने में बिजी हैं. तो इस तरीके से वो अपनी एवरीडे लाइफ का डिस्क्रिप्शन आपको इस पेंटिंग में देखने को मिलेगा. तो इस पर्टिकुलर पेंटिंग में जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज रिमार्केबल फॉर इट्स एवरीडेज लाइफ, जो रिप्रेजेंटेशन है. हालांकि जो स्पीकर है कॉल्स अटेंशन टू द पीपल ईटिंग, समवन ओपनिंग अ विंडो एंड अदर सिंपली वॉकिंग अबाउट, और वाइल अ प्रेग्नेंट मैरी एंड जोसेफ अराइव टू रजिस्टर इन द सेंसस. तो यहाँ पे आप देखोगे हियर वी हैव मदर मैरी, द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड जोसेफ उनके हॉर्स को कैरी कर रहा है, ठीक है. सो जोसेफ और मैरी दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आते हैं. They are entering into the town, and यहाँ पे जो speaker है he notes that while older individuals eagerly anticipate the birth of the Christ, and here are few people who are eagerly waiting for the miraculous birth of this Jesus Christ. And there will always be other younger people who are not particularly awaiting such a moment. और जो younger ones हैं, they don't care about anything. वो किसी चीज़ के बारे में परवाह नहीं कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है. किसी का बर्थ हो, किसी की डेथ हो, किसी का एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, they don't care. तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं. while somebody is busy occupying in giving birth, or somebody celebrating the birth of someone, बट कुछ लोग, कुछ यंग वंस, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं who don't care about anything, जो सिर्फ अपनी ही दुनिया में कहीं ना कहीं बिजी है, स्केटिंग कर रहे हैं ऑन अ पॉन्ड बाय अ वुडेड एरिया. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट पेंटिंग, जिसमें हमने देखा कि जो पोएट है उसने डे टू डे लाइफ को बताया दैट समबडी इज बिजी ईटिंग, समबडी इज डूइंग द वर्क. कोई अपने काम में बिजी है, सब अपने काम में बिजी हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, वो स्केटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं. और यहाँ पे मदर मैरी और जोसेफ आर हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन. मदर मैरी इज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, और बाकी की जो एल्डर्स वन है, जिनको थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि समवन मिराकुलस इज गोइंग टू हैपन. So this is all about the very first painting, which is all, the name of the painting is The Census at Bethlehem. The Census at Bethlehem. ठीक है. अगर आप टेक्स्ट पे जाना चाहोगे तो मैं लाइन टू लाइन एक बार आपको और डिस्क्राइब कर देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो हियर वी हैव द टेक्स्ट. तो सफरिंग के बारे में बताता है, दे वर नेवर रॉन्ग, ठीक है. द ओल्ड मास्टर्स जो बड़े बूढ़े हैं, वो हमारे जो ओल्ड मास्टर्स हैं, दे नो ऑल अबाउट द अदर सफरिंग. बहुत अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं और ह्यूमन पोजीशन को समझते भी हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद उसकी परवाह भी नहीं करते. हाउ इट टेक्स प्लेस वाइल समवन एल्स इज ईटिंग. कुछ लोग खाने में बिजी है, कुछ लोग विंडो ओपन करने में बिजी है, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है. सब अपने अपने काम में डे टू डे लाइफ में बिजी हैं. हाउ व्हेन द एज्ड आर रेवरेंटली पेशेंटली वेटिंग. और कुछ जो बड़े बूढ़े लोग हैं, एजेड ग्रुप के लोग हैं, वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं फॉर समथिंग मिराकुलस, ठीक है, फॉर द मिराकुलस बर्थ. एंड देयर ऑलवेज मस्ट बी चिल्ड्रन हु डिड नॉट स्पेशली वांटेड टू हैपन. अच्छा, छोटे बच्चों को कोई परवाह नहीं होती, चाहे किसी की डेथ हो या बर्थ हो. स्केटिंग ऑन अ पॉन्ड एट द एज ऑफ द वुड. तो जो जंगल है उसके किनारे पे जो पॉन्ड बना हुआ है, वहां पे वो स्केटिंग कर रहे हैं इन द आइस, राइट. So this is all about the very first stanza or the very first painting. Now the second stanza is here. They never forgot that even the dreadful martyrdom must run its course. Anyhow in a corner, some untidy spot, where the dogs go on with their doggy life and the torturous horse scratches its innocent behind on a tree. Now we'll talk all about the second painting. तो second painting we do have here, जहाँ पे poet एक ऐसे incident के बारे में बात कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पेंटिंग है, द नेम ऑफ द पेंटिंग इज द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स. द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स. अब इसमें होता क्या है, जो किंग हेरोड है,
उसको जब ये पता चलता है, जो मैगी, देयर वाज अ सेंट जिन्होंने उनको प्रिडिक्ट करके बताया था कि जीसस क्राइस्ट इज अबाउट टू गेट बर्थ, उनका जन्म होने वाला है एंड ही विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ, तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो किंग हेरोड ने ऑल ऑफ सडन अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी बिलो 2 इयर्स के एज के बच्चे हैं उन सबको मार दो। इस चीज को जो इंडियंस है वो इजीली रिलेट कर सकते हैं विद द बर्थ ऑफ कृष्ण। कृष्ण बर्थ के टाइम पे भी यही हुआ था, कंस को वार्निंग मिली थी कि उनके सिस्टर का जो 8th सन होगा उससे उनकी लाइफ को खतरा है। तो वो क्या करते हैं, 7th सन को तो पहले ही मार देते हैं, 8th को कैसे ना कैसे जो भगवान कृष्ण है उनके फादर वासुदेव सेव करके उनको ले जाते हैं वहां से। बाद में कंस ने भी यही ऑर्डर्स दिए थे कि बिलो 1 ईयर या फिर जस्ट जो बर्न चिल्ड्रन हैं उनको मार दो, चाहे वो कोई भी हो। तो सेम हियर, इस पेंटिंग में भी आपको वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे चिल्ड्रन मैसेकेयर चल रहा है कि जो सोल्जर्स ऑफ किंग हेरोड वो बुरी तरीके से ब्रूटली जो बच्चे हैं उनको मारने में लगे हुए हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव बीन कन्फ्रंटेड द मैसेकेयर ऑफ द वेरी इनोसेंट्स, द चिल्ड्रंस, जो कि शायद किसी चिल्ड्रन जो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, सो किलिंग्स हैज बीन शोन हियर, यहाँ पे किलिंग्स बताई गई हैं। अब यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट दीज डॉग्स, कि डॉग्स आर हैविंग देयर डॉगी लाइफ, उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो अपने मस्त मजे से अपनी डॉगी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ये जो हॉर्सेस हैं दे इवन डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो अपनी बॉडी को, अपने बैक को स्क्रैच करते हैं अगेंस्ट द ट्री बार्क्स। तो वो इनोसेंटली अपने काम में बिजी हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि मैसेकर चल रहा है, किलिंग्स चल रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, यंग वंस को मारा जा रहा है, जिसको मारने से पहले शायद, जिसको हम कभी हर्ट भी नहीं कर सकते, वो पूरा डिपिक्शन यहाँ पे पेंटर ने दिखाया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टैंजा और द सेकेंड पेंटिंग जिसका नाम है द मैसेकेयर ऑफ द इनोसेंट्स, द मैसेकेयर ऑफ द इनोसेंट्स, राइट, जहां पे पोइट ये बता रहा है कि दे नेवर फॉरगॉट, वो कभी नहीं भूल सकते थे, दैट इवन द ड्रेडफुल मार्टरडम मस्ट रन इट्स कोर्स, कि जो बड़े बुजुर्ग है कोई भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि कुछ मार्टरडम, इस तरीके की लोगों को लोग शहीद होने पड़ेंगे, मतलब छोटे बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एनी हाउ इन अ कॉर्नर सम अनटाइडी स्पॉट, हालांकि कुछ बेकार सा गंदा सा स्पॉट है जहाँ पे डॉग्स अपनी डॉगी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, जो हॉर्स है वो स्क्रैच कर रहे हैं, innocent horses are scratching their body against the trees। तो इस तरीके से ये सेकेंड पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है बाय W.H. Auden। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द वेरी थर्ड पेंटिंग जो कि बहुत ही फेमस है, राइट। सो हियर द लैंडस्केप ऑफ इकरस हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वी वुड गो विद द स्टांजा। In Bruegel's Icarus, for instance, how everything turns away quite leisurously from disaster. The ploughman may have heard the splash, the forsaken cry, but for him it was not an important failure. The sun shone at it had two on the white legs disappearing into the green water, and the expensive, delicate ship that must have seen something amazing. A boy falling out of the sky had somewhere to get to and sailed calmly on. So we do have the third painting here. हमारे पास ये तीसरी पेंटिंग है, द लैंडस्केप ऑफ इकारस। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड पेंटिंग है बाय ब्रूगल द एल्डर। यहाँ पे पॉइंट जो है वो इकारस के बारे में बताता है। इकारस बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है जहाँ पे इकारस और डेडालस दोनों को ही, मतलब डेडालस वाज द फादर ऑफ इकारस, इन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है, और जो डेडालस है वो अपने बच्चे को जेल से फ्री करने के लिए वैक्स की विंग्स बनाता है, वैक्स की मोम के विंग्स बनाता है। और यहाँ पे इकारस जो कि एक यंग वन है, एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इसके अंदर, तो इसको स्ट्रिक्टली मना करता है कि तू है ना सन के पास मत जाना, सन से थोड़ा दूर रहना, सनलाइट के बिल्कुल हीट के पास मत जाना, अदरवाइज तुम्हारे जो वैक्स है दोज विल मेल्ट डाउन। लेकिन यहाँ पे इकारस क्योंकि यंग वन है, क्यूरियस है, तो वो अपने फादर की बात नहीं सुनते हैं, उनको इसको इग्नोर कर देते हैं, और ही वेंट नियर टू द सन, और जैसे ही पास में जाता है सन के हीट की वजह से जो वैक्स के विंग्स थे वो मेल्ट हो जाते हैं, एंड देन ही स्प्लैशेस इनटू अ रिवर, ही स्प्लैशेस डाउन और वेंट टू अ रिवर। अब यहाँ पे पॉइंट क्या दिखाता, अब ये जो पेंटिंग है ना ये हमारी रियल लाइफ का रियल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम कंटेम्प्रेरी लाइफ में इजीली कोरिलेट कर सकते हैं।
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और उसके बाद में भी बहुत सारे वॉर्स, क्योर्स, अप्स डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही है। हमारे रिसेंट जो आप देख सकते हो बांग्लादेश में जो इशू हो रहा है, उस चीज़ को देख सकते हो कि लोग मर रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर देयर आर सम पीपल इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हु डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं, मस्त मजे से उठते हैं, खाते पीते सोते हैं, रेस्ट करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई मरो, चीखो, चिल्लाओ, कुछ नहीं है। सेम यहाँ पे होता है। जो इकरस है, इकरस अब यहाँ पे रिवर में गिर रहा है। यहाँ पे एक शिप है जो सामान लोड करके लेके जा रही है। इसके ड्राइवर को कोई परवाह नहीं है कि कोई ऊपर से नीचे आके गिरा है, कोई डूब रहा है, उसको हम बचाएं, नहीं, कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे ये प्लफमैन है। अब एकदम से ऑल ऑफ सडन अगर कोई नीचे, ऊपर से नीचे गिरेगा तो एकदम से स्प्लैश तो होता है ना, छपाक से आवाज आती है। लेकिन ये जो प्लफमैन है, इसको भी परवाह नहीं है। ये अपने काम से होते हुए घर को लौट रहा है, या अपने घर से काम को लौट रहा है, आई डोंट नो, बट और घर से काम को, काम से घर को लौट रहा है, बट ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, कुछ नहीं परवाह करता। वो देखो सामने आराम से जा रहा है। इधर ये हर्ड्समैन है, ऊपर की तरफ देख रहा है, अपनी शिप्स को चरा रहा है, इसको भी कोई परवाह नहीं, ही डजंट इवन लुक बैक, पीछे भी नहीं देखता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सनलाइट या सनसेट की, तो ये भी एज इट इज काम कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग, सब कुछ अपनी डे टू डे लाइफ के हिसाब से चल रहा है। नोबडी बॉदर्स अबाउट एनीवन, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो दैट्स द रियल प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर टुडेज वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से W.H. ऑर्डर ने बहुत ही ब्यूटिफुली इस पेंटिंग को पोइट्री के थ्रू कंटेम्प्रेरी लाइफ से कनेक्ट कर दिया। और इसी वजह से UPSC ने बहुत बोल सकते हैं इंटेलिजेंटली, बहुत ही इंटेलिजेंटली इस पोइट्री को प्रिस्क्राइब कर दिया इन योर UPSC सिलेबस। चलिए अब इसका लाइन टू लाइन एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो हियर वी टू हैव द एक्सप्लेनेशन, लेट्स गो। सो ब्रूगल की ये पेंटिंग है द लैंडस्केप ऑफ इकरस। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लेजरसली फ्रॉम द डिजास्टर। कि जो डिजास्टर चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो लेजरसली, आराम से, मजे से, क्वाइटली चल रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। कैसे? प्लफमैन जो है मे हैव हर्ड द स्प्लैश, प्लफमैन को स्प्लैश तो सुनाई दिया होगा ना, इकरस जब आसमान से रिवर में गिरा है तो उसको स्प्लैश तो सुनाई दिया है, पर फॉरसेक कर देता है उस क्राई को, अरे भाड़ में जान दो, मुझे क्या परवाह है, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। बट फॉर हिम इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फेलियर, उसके लिए कोई परवाह नहीं है, वो अपने काम से काम रख रहा है और अपने काम पे जा रहा है। द सन शोन एज इट हैड टू ऑन द वाइट लेग्स डिसअपियरिंग इनटू द ग्रीन। वाइट लेग्स हैं, सिर्फ उसके पैरों पर की तरफ दिख रहे हैं, जो कि डिसअपियर हो रहे हैं इनटू द ओशन, इनटू द ग्रीन वाटर। और जो सन है वो ब्राइटली वैसे ही शाइन कर रहा है, सनसेट का टाइम है। दैट मीन्स द ह्यूमंस आर ऑल्सो sunsetting here, setting their emotions. And the expensive delicate ship that must have seen something amazing, a boy falling out of the sky. और एक बहुत ही एक्सपेंसिव सामान को लोड करते जाने वाली जो शिप थी, वो भी अपने, वो ड्राइवर था, वो भी अपनी शिप को ड्राइव करते करते लेके जा रहा है, उसको भी कोई परवाह नहीं है that something amazing is about to happen or somebody falls into the river or just dives into the river or just drowning into the river, कोई परवाह नहीं है। Had somewhere to get to and sailed calmly, वो शिप परवाह नहीं करती है, वो calmly, coolly, वैसे ही जैसे पहले सेल कर रही थी वैसे ही सेल करते हुए आगे बढ़ जाती है। So this is all about your poetry, Muses de Bucque's art. Hopefully आपको समझ में आई होगी, तीनों stanzas अच्छे से समझ में आए होंगे, तीनों paintings बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। The first painting we have here is this. The second one is this. The first one is all about something miraculous is about to happen, or we can say the census at Bethlehem. And second is all about the massacre of innocents. And the third one is the landscape of the Icarus, right? Landscape with the fall of Icarus, sorry. So this is all about Muses de Bucque's art. Thank you so much and stay connected with us for further more videos.